नमस्कार दोस्तों, मैं सलाउद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में एक ही फ़र्क होता है और वो ये होता है कि कामयाब आदमी जब कोई काम करता है तो पूरे परफेक्शन के साथ करता है, पूरे डेडिकेशन के साथ करता है, पूरी प्लानिंग के साथ करता है और अपना 100% देता है। वहीं एक नाकामयाब आदमी, असफल आदमी वही काम आधे अधूरे मन से करता है, ख़राब क्वालिटी से करता है, डेडिकेशन नहीं होता है, हार्ड वर्क नहीं होता है, स्मार्ट वर्क नहीं होता है। ठीक यही फ़र्क होता है एक अच्छे थेरेपिस्ट और एक ख़राब थेरेपिस्ट में। ठीक यही फ़र्क होता है एक अच्छे पेरेंट में और एक, यहाँ मैं ख़राब पेरेंट नहीं कहूँगा, पर कमज़ोर पेरेंट्स में। अब यहाँ पर पेरेंटिंग की ये जो क्वालिटीज़ हैं, ये आपके बच्चे के ज़िंदगी को बहुत इफ़ेक्ट करती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने आपको पेरेंट्स से मिलवाया था, दीप्ति मालवीय जी से, जिनसे हम बहुत प्रभावित हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी पेरेंटिंग में बहुत अच्छी हैं। समस्याएं उनके साथ भी हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत अच्छी हैं और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे बेहतर वो करती हैं। तो यहाँ पे पेरेंटिंग अगर थेरेपीज़ के साथ मिल जाए तो हमारा जो समय है, जो वक्त है, जो थेरेपीज़ में लगना है, वो बहुत कम हो जाता है, आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बच्चा बहुत तेज़ी से रिकवर करता है। दीप्ति मालवीय जी के संबंध में मैं आपको बताऊं कि उन्होंने विदाउट स्पीच थेरेपी, सिर्फ सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और साइको एजुकेशन थेरेपी, पेरेंटल ट्रेनिंग के साथ मेहनत की। 2 महीने में बच्चा कन्वर्सेशन कर रहा है। ये एक उपलब्धि है उनकी। हमने सिर्फ गाइड किया है, मेहनत पेरेंट्स ने की है, उसकी माँ ने की है, और यही फ़र्क है जो उनको ख़ास बनाता है। अगर आप थेरेपीज़ कराने के बावजूद, आप बहुत दिनों से थेरेपी करा रहे हैं पर आपके बच्चे को फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा पेरेंटिंग का है। और यहाँ गलती आपकी नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने बताया ही नहीं कि पेरेंटिंग इतनी ख़ास है, इतनी ज़रूरी है, इतनी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, इम्प्लीमेंट आप ही करते हो। हम लोग डेमो करते हैं, इम्प्लीमेंट आप ही करते हो। अगर आप अपने 23 घंटे को थेरेपेटिक एनवायरनमेंट में कन्वर्ट कर दोगे तो रिजल्ट्स 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना तक बढ़ जाते हैं। और यही वो डिफरेंस है जो एक पेरेंटिंग को एक नॉर्मल पेरेंटिंग से अलग करता है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इसी विषय पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ पेरेंटिंग को इफ़ेक्टिव बनाने के बारे में। आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़ायदा नहीं हो रहा है तो कुछ कमियां हैं। अगर हम उन कमियों को दूर कर लेंगे तो फ़ायदा होने लगेगा। थेरेपीज़ चल रही हैं तो और फ़ायदा होगा, अगर थेरेपीज़ नहीं चल रही हैं तो भी फ़ायदा होगा। और हमारे पास इसके एग्जाम्पल हैं, हमारे पास इसके उदाहरण हैं। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूँगा। पूना के नज़दीक लगभग 100-150 किलोमीटर की रेंज में एक गांव है। वहाँ से एक पिता, एक फादर हमको अक्सर फ़ोन करते हैं, हमसे वो टिप्स लेते हैं, हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं, और उन्होंने विद इन 6 मंथ अपने बच्चे को कम्युनिकेटिव बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूरा मेरा श्रेय है, बिल्कुल नहीं है। मेरा उसमें 10% भी भागीदारी नहीं होगी, लेकिन 100% भागीदारी है उस पिता की, उस परिवार की, जो उस बच्चे के साथ मेहनत कर रहा था। आज 6 महीने बाद बच्चा स्कूलिंग शुरू कर चुका है और इसका सारा क्रेडिट उस फैमिली को जाता है, उस परिवार को जाता है। हो सकता है उन्होंने, चूंकि जहाँ पर है वहाँ थेरेपीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे, उनसे सीखा होगा, उनसे मदद ली होगी, लेकिन फिर भी इम्प्लीमेंट तो उन्हीं ने किया। और यही फ़र्क है एक पेरेंटिंग और एक नॉर्मल पेरेंटिंग के बीच, थेरेपेटिक पेरेंटिंग और नॉर्मल पेरेंटिंग के बीच में। तो अगर आपको थेरेपेटिक पेरेंटिंग सीखनी है
अगर आपको ये जानना है कि क्या करना है, तो उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कैसे करना है। क्योंकि बहुत सी एक्टिविटीज़ थेरेपिस्ट भी कराते हैं, 2 थेरेपिस्ट हैं, दोनों सेम एक्टिविटी करा रहे हैं, पर एक थेरेपिस्ट बहुत फ़ायदा देता है बच्चे को, दूसरा थेरेपिस्ट नहीं दे पाता है। डिफरेंस स्किल। एक ही काम को 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा कर रहा है, एक एवरेज कर रहा है। तो ये जो डिफरेंस होता है, ये पेरेंटिंग में भी होता है, थेरेपिस्ट में भी होता है। आज मैं आपको इसी के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, जिनको आप अगर जान लें, समझ लें और इम्प्लीमेंट कर लें, तो आपकी पेरेंटिंग में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट आ सकता है। पहला जो फैक्टर है पेरेंटिंग का, वो है पेशेंस, धैर्य, सब्र। हम जब बच्चे के बारे में ये जानते हैं कि बच्चे को ऑटिज़म हो गया है या कोई डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो गया है, तो हमारी ज़िंदगी में एक भूकंप सा आ जाता है, हलचल हो जाती है। कुछ पेरेंट्स दूसरे ही दिन उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं एज अ अदर कंडीशन कि चलो भाई एक नया चैलेंज है, हमें इसके लिए क्या करना है वो हम आज से शुरू करते हैं। वहीं कुछ पेरेंट्स इस अवस्था में, इस फेज़ में, एक्सेप्ट नहीं कर पाने के फेज़ में 6 महीने या 6 साल भी गुजार देते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप बच्चे का इंटरवेंशन प्लान नहीं कर सकते हैं, उसको फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने के बाद जो पहली चीज़ होती है वो होती है सब्र, पेशेंस। हमें ये समझना होगा कि हमारे बच्चे के साथ जो कंडीशन है वो एक प्राकृतिक आपदा की तरह है। प्राकृतिक आपदा यानी एक, जिसे हम कह सकते हैं कि बाहरी या नेचुरल डिज़ास्टर की तरह है। हम उससे कैसे डील करें, तो उसके 2 तरीके होते हैं। हम उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें, उसको समझें और पेशेंस के साथ उसके डेवलपमेंटल ट्रैक को फॉलो करें। पेशेंस क्यों ज़रूरी है कि हम अपनी मर्ज़ी, हम अपनी अपेक्षाएं, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उस पर ना ला दें। बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है वो एक टाइम में होता है, एक फेज़ में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, उसके कुछ टाइम फिक्स होते हैं, वो उसी पीरियड में होता है, उसी तरह से होता है। हम उसको बदल नहीं सकते, घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश होती है, इसलिए हमें पेशेंस के साथ उस कोशिश को जारी रखना होता है। बहुत से पेरेंट्स पेशेंस नहीं रख पाते हैं, वो थेरेपिस्ट के काम में दखल देने लगते हैं या स्विच करने लगते हैं, 1 थेरेपिस्ट, 2 थेरेपिस्ट, 3 थेरेपिस्ट, 4 थेरेपिस्ट, और वो कहीं संतुष्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें पेशेंस नहीं होता। कोई भी थेरेपिस्ट कितना भी अच्छा हो, वो डेवलपमेंटल ट्रैक को नहीं ब्रेक कर सकता, वो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो वो फॉलो करते हैं और उसमें वक्त लगता है। जब वक्त लगेगा तो हमें पेशेंस रखना होगा, और इसीलिए पेशेंस सबसे पहली चीज़ है जो हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, जब हम ये जान लिया कि हमारे बच्चे को कोई डेवलपमेंटल इशू है या डिसऑर्डर है, तब हमारे इंटरवेंशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और ये प्रोसेस क्या होता है कि हम अपने नॉलेज को अपडेट करें और बच्चे के डेवलपमेंट पर बारीकी से नज़र रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक अच्छे ऑब्ज़र्वर हों। अच्छे ऑब्ज़र्वर से मतलब है कि आप बच्चे की हर चीज़ पर बारीकी से नज़र रखें कि वो कब, क्या, क्यों और कैसे करता है। अकेले उसके नहीं, खुद के बिहेवियर पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बिहेवियर का बच्चे पे असर होता है। तो हम कब, क्या, क्यों और कैसे कर रहे हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक बहुत ज़रूरी स्किल है पेरेंटिंग के लिए। अगर आप इस पे नज़र रख पाएंगे तो बच्चे को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे, उसको आगे बढ़ा पाएंगे। तो एक और अच्छा ऑब्ज़र्वर होना बहुत ज़रूरी है। आप उसकी कमियां भी पहचान पाएंगे, उसकी खूबियां भी पहचान पाएंगे। आप उसको सही वक्त पर मदद भी कर पाएंगे और सही वक्त पर धक्का भी दे पाएंगे। सही वक्त पर आप सही काम कर पाएंगे, और इसके लिए आपका गुड ऑब्जर्वर यानी कि एक अच्छा ऑब्जर्वर होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, हम देखते हैं कि ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जिनकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन होता है।
अनुशासन होता है, यानी कि वो वक्त के पाबंद होते हैं, हर काम के पाबंद होते हैं, हर काम को अच्छे से करते हैं, खूबी के साथ करते हैं। अगर ये गुण, ये क्वालिटी आप में है तो एक आप अच्छे पेरेंट हो सकते हैं। थेरेपीज़ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चे को प्रॉपर स्टिमुलेशन दें। प्रॉपर स्टिमुलेशन से मतलब ये है कि उसको सही वक्त पे सही चीज़ सही तरीके से बताई जाए, सिखाई जाए। अगर हम ये कर पाएंगे तो हमारी पेरेंटिंग 50 गुना इम्प्रूव हो सकती है। अगर हम ये सही वक्त पे कर पाएंगे, सही तरीके से कर पाएंगे तो हमारी पेरेंटिंग बहुत 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 इम्प्रूव्ड हो सकती है। और इसके लिए ज़रूरी है डिसिप्लिन। चौथी चीज़ जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इस प्रोसेस में होते हैं, इंटरवेंशन प्रोसेस में होते हैं, हम बच्चे के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमें हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। अपडेट से मतलब ये नहीं है कि हम अब और क्या करें और क्या करें और क्या करें, नहीं। बच्चा जो कर रहा है वो बेस्ट करे और उसके बाद नेक्स्ट करे, ये होता है सही तरीका। हम जो कर रहे हैं उसको 100% करें, उसको बेस्ट करें और उसके बाद नेक्स्ट करें। यहाँ पर ये जो फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अक्सर पेरेंट्स इसको जंप करते हैं। एक काम अच्छे से नहीं हो पाता दूसरे पे लग जाते हैं, दूसरा नहीं हो पाता तीसरे पे लग जाते हैं, और ये गलती थेरेपिस्ट भी करते हैं। दोस्तों, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कि पेरेंट्स ने अपनी एक्सपेक्टेशंस रखी कि आप इसको हाँ ना सिखा दो। पेरेंट्स ने एक्सपेक्टेशंस रखी, थेरेपिस्ट ने अपनी एक्टिविटी प्लान करी और सिखा दिया। 2 महीने बाद पेरेंट्स ने नई एक्सपेक्टेशंस रखी, पर थेरेपिस्ट ने वो भी सिखा दिया। तीसरे महीने फिर एक नई एक्सपेक्टेशंस रखी, थेरेपिस्ट ने वो भी सिखा दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब वो तीसरी चीज़ सिखा रहा था, पहली चीज़ बच्चा भूल चुका था। क्यों? क्योंकि उसकी ज़िंदगी में वो एक ऐसा चैप्टर था जिसको प्रॉपर तरीके से नहीं करा गया था, प्रॉपर स्टेपिंग का ध्यान नहीं रखा गया था, डेवलपमेंटल स्टेजेस का ध्यान नहीं रखा गया था। और ये गलती थेरेपिस्ट भी करते हैं और पेरेंट्स भी करते हैं। तो ये गलती नहीं करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रॉपर ट्रैक फॉलो करें, हम सोचें समझें, उसके बाद डिमांड करें। थेरेपिस्ट से डिस्कस करें, आप डिस्कस आपका अधिकार है, आप उससे डिस्कस करें कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे क्या फ़ायदा होगा, आप समझ लें। रोज़ रोज़ थेरेपिस्ट को डिस्टर्ब ना करें, जिससे आपके बच्चे का नुकसान होता है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। दोस्तों, आज के अंक में बस इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में हम आपको और भी स्किल के बारे में बताएंगे। उम्मीद है ये आपके काम आएंगे। यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हम फोकस कर रहे हैं क्या करें पर नहीं, कैसे करें पर। हम जो भी कर रहे हैं उसका 100% फ़ायदा ले सकें, क्वालिटी इम्प्रूव कर सकें, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।